तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में जो अपने इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और दमखम के साथ हैं। क्षेत्र के लोग इनको भली भांति जानते हैं। हमारे साथ हैं कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की आवाज़ में। धन्यवाद नियाज साहब। पहले तो आपका धन्यवाद। और आपके उत्तराखंड की आवाज़ हम सब की आवाज़ और पूरे क्षेत्र की आवाज़ है। आप निरंतर क्षेत्र की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। क्या आप ये बताइए कि जो अपना चुनावी समर आपका चल रहा है, जो यात्रा है, कैसी चल रही है इस वक्त? बहुत बढ़िया है। लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और लोग मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। समस्याओं के समाधान की ओर लोग बढ़ रहे हैं और लोगों का मानना है कि वास्तव में यदि जो आज चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका लोग भटक गए हैं। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, ये परिभाषा ही आज बदल चुकी है। अमूमन लोगों ने, विशेष करके जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधानगण हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, लोगों ने दो चीज़ों को बिल्कुल ठेकेदारी के रूप में ले रखा है। आप जिला पंचायत सदस्य बन गए तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में वोट दे करके पैसा ले करके बैठ गए और फिर जनता के कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और ठेकेदारी का लाइसेंस बना दिया लोगों ने। हमारे बहुत से साथी आज ऐसे हैं क्षेत्र में, यहाँ पर 7 प्रत्याशी मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो प्रायोजित हैं विभिन्न दलों के विभिन्न कैंडिडेटों के द्वारा, जो कि भविष्य में जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी करेंगे या किसी और रूप में वो करेंगे। तो जो लोग इस प्रकार के प्रायोजित होकर के जन पर उसका दावा भर रहे हैं तो कल उनसे क्या अपेक्षा जनता करेगी, अब सब जानते हैं। यदि मैं आपसे मुद्दों पे बात करूंगा तो मुद्दे आपके कहीं गौण हो जाते हैं, जन समस्याएं गौण हो जाती हैं और लोग जनता की समस्याओं की ओर ध्यान न दे करके व्यक्तित्वों को साधने में लगे हुए हैं। राहुल जी, आपने क्षेत्र भ्रमण किया होगा, कुल कितने गांव आपके इस जिला पंचायत परिधि में आते हैं? सर, मेरा तो ये बासर पट्टी का क्षेत्र है। जैसा कि बासर का नाम जो है 32 गांव का उस पर पड़ा है, 32 गांव बासर के अंतर्गत आते हैं और 32 गांव मेरे 18 बूथ हैं, 18 ग्राम पंचायत और 17 बूथ इसमें है, जिसमें 11,091 कुल वोटर्स हैं, पंजीकृत वोटर्स हैं। मैं लगभग हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत संपर्क कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ और लोगों की समस्याओं को नोट कर रहा हूँ, जान रहा हूँ और लोगों से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हमसे जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे उनका क्या रवैया रहा, क्या कार्य हुए हैं और क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, उनका कितना निदान हुआ है। तो बड़ा दुख होता है सुन करके कि आज तक जितने भी लोग कार्य रहते हैं वो केवल व्यक्तिगत स्वार्थों, व्यक्तित्वों पर ही ध्यान देते रहे। मतलब मैंने पहले भी कहा कि वो ठेकेदारी का लाइसेंस चाहिए लोगों को, जनता की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोग इन चुनाव में बहुत ज़्यादा नीरस हैं। लोग उच्चाट हो चुके, नीरस हैं कि भाई हम इन लोगों को चुन के क्या करेंगे। जब आपने जाकर किसी झोली में बैठ जाना है, किसी के जेब में बैठ जाना है तो आप हमारी वो तो ध्यान देंगे नहीं। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण इसका, हमारे निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इससे पूर्व के और वो लोग हैं। तो कार्यों की बात करेंगे तो जनता इससे काफ़ी क्षुब्ध है। अच्छा राव जी, समस्याएं क्या देखते हैं जब आप गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, खासतौर पर जो गांव में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, क्या देखते हैं कि क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्याएं हमारे पास, एक तो बादशाह की जंग में बात करूँ, स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ें ऐसी हैं। पेयजल है, सड़क का यातायात तो लगभग हमारे सभी गांव यातायात से जुड़ चुके हैं। कुछ गांव अभी भी दूर है, जैसे नेवकाड़ा सिरकोट गांव है, अमरसर बचना गांव है, लेकिन बाकी ज़्यादातर गांव, अधिकांश गांव हमारे जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसकी है, पेयजल की है। वो आपके हर घर नल जल योजना के अंतर्गत नल बने हैं लेकिन उनमें पानी नहीं। अभी मैं सेम गाँव में गया था, खाली नलों से बूंद टपक रहे, लोग पानी के तरस रहे हैं। लाखों रुपए की योजनाएं बनी है, वो कागज़ पे है, धरातल पे कुछ नहीं है। दूसरी समस्या हमारी बासर की है, बासर नहर का। बासर नहर के नाम से बासर में नहर का निर्माण हुआ था आज से कम से कम 30 साल पहले और आज तक वो नहर 2 किलोमीटर यानी 2 गांव बासर के मात्र एक गांव डालगांव खवाड़ा को ही सिंचित कर पा रही। बाकी पूरा बोडेदार के उसमें कोई भी गाँव से सिंचित नहीं हुआ, जबकि उसको तिनगढ़ से लेकर के वहाँ तक सिंचित होना करणगांव तक 32 किलोमीटर लंबी लाइन रूट प्रायोजित नहर थी। लेकिन आज उसका दुर्भाग्य है, तिनगढ़ जो पिछली बार भूस्खलन हुआ वो बासर नहर के कारण ही हुआ। उसका गलत सर्वेक्षण के कारण उल्टा उसका हेड जो है डाउन होगा, टल ऊपर होगा और पानी रिसाव कर रहा है और तिनगढ़ गांव के रास्ते का वही कारण है, बासर नहर। स्वास्थ्य की अगर बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि क्षेत्र से जनप्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य की अगर बात करें तो दूरस्थ क्षेत्रों में तो है ही। हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर की भी स्थिति
केवल उसको सुंदर बनाया गया, उसकी स्थिति भी बहुत ख़राब है। ऐसे में क्या लगता है कि जब जनता के बीच आप इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे इन सब मुद्दों से निभाएंगे अगर आप जनता आपको यहाँ से जिता कर भेजती है, आपको अपना समर्थन देती है? बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से आपने किया। और आप हमारे साथ विगत 2-3 वर्षों जुड़े हैं। जैसे आपने देखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कई आंदोलन किए, आपने हमारी आवाज़ को उठाया। बेलेश्वर में हमने भीमलाल जी के टाइम पर भी वहाँ पर आंदोलन किए थे। पिछले साल हमने वरिष्ठ नागरिक मंच एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के बैनर तले 11 दिन की हड़ताल वहाँ पर की थी, जिसका 11वें दिन क्षेत्रीय विधायक श्री सकलाल शाह जी ने हमसे ये आश्वासन देकर के समाधान समाप्त करवाया था कि आप मुझे 2 महीने का समय दीजिए और हम इसका समाधान करवाएं। लेकिन आज तक वो मुद्दे गौण है, कुछ भी नहीं हुआ। जो डॉक्टर एक था उसका भी ट्रांसफ़र हो गया और आज लोग तरस रहे हैं एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, प्रसव पीड़ा के लिए। हमारी माताएं बहनें श्रीनगर जा रही, आज रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। अभी मैं गाँव गया था, एक महिला की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, चोट लग गई, तो उसके लिए आपको श्रीनगर जाना पड़ रहा है, नई टिहरी जाना पड़ रहा है। बासर की यहाँ तक बात, हमारे पास एनएम सेंटर है। एनएम सेंटर में केवल उसके नर्स हैं, उसके टीके के अलावा और कोई साधन यहाँ पर नहीं है। बाकी मूलभूत सुविधाओं के लिए ख़त्म हो रखा है, लोग बहुत परेशान हैं। तो जिस तरह से हमारी समस्याएं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से ज्वलंत रही है, क्या आपको लगता है कि इस बार अगर कुछ नए चेहरे जाएंगे, सदन में चुनकर जाएंगे, तो वो जनता के साथ न्याय कर पाएंगे? बिल्कुल मुझे आशा है। हम तो चाह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग सदन में जाएं, निस्वार्थ लोग सदन में जाएं। और यदि सदन में हम जैसे लोग चल, मैं तो अपनी बात करूँगा, बात मैं नहीं करता। मैं तो कहना चाहूँगा कि यदि मैं सदन में चलेगा तो मैं तो इस बार को पुरजोर उठाऊँ, अध्यक्ष कोई भी, किसी भी दल को, मैं उसकी बात नहीं करता। हम तो समर्थन भी उसके शर्त पे देंगे कि भाई हम क्षेत्रीय समस्याओं के लिए जो हमारे साथ खड़ा होगा उसको अध्यक्ष के लिए हम अपना समर्थन देंगे। ये नहीं कि मुझे 5-10 लाख रुपए मिलेंगे और लोग वो करके बैठ गए। यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे हैं। हम तो चाह रहे हैं सदन में 4 लोग भी ईमानदार चले गए तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिला पंचायत एक ऐसा सदन है जो कि जिले का सर्वोच्च सदन है। विधानसभा के बाद कोई सदन नहीं है तो जिला पंचायत का, उस सदन में आपको IAS PCS को साथ बैठ करके चर्चा करनी, इंजीनियर के साथ बैठ के चर्चा करनी। वहाँ पर अनपढ़ और ठेकेदार यदि जाएंगे तो क्या काम करेंगे, उससे क्या आशा कर सकते हैं आप? मैं नहीं मानता शायद ये कुछ हो पाएगा। जिस तरह से बात होती है कि पैसे को लेकर और जिस तरह से ठेकेदारी की बात होती है, तो क्या आपको लगता है कि जो जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और जब वो सदन में जाते हैं तो वो जनता से किए वादों को सिर्फ अपना स्वार्थ समझकर उसको भूल जाते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब मैं किसी व्यक्ति का प्रायोजित प्रत्याशी हूँ या मैं किसी के द्वारा दिए गए पैसे पे चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं तो उसका गुलाम हो गया। और जब मैं उसका गुलाम हूँ तो मैं उसके आगे बात कर नहीं सकता, अपनी बात रख ही नहीं सकता। तो मैंने तो अपने साथ अपनी जनता को भेज दिया है। तो ऐसे लोग से हम क्या अपेक्षा करेंगे? कोई सदन में जाकर कुछ बात करेंगे, कुछ कार्य करेंगे? जिन अधिकारियों के साथ मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ, जिस एक्शन के साथ मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ, उसको कल सदन में यदि कोई बात उठती है तो मैं तो उसके सामने बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ठेका चाहिए। और ठेका चाहिए तो मेरा व्यक्तिगत हित वहाँ टकरा जाएगा और जनता का हित वहाँ गौण हो जाएगा। तो आज जनता इसी बात से परेशान है कि इस प्रकार के लोग यदि सदन में जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं इसी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। भाई मैं देखो, मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ, एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ। मुझे 50-60 हज़ार रुपये पेंशन मिलता है। मेरे बच्चे ठीक ठाक हुए हैं। मैं तो केवल ये चाह रहा था कि जनता की पीड़ा को मैं समझूं और जनता की पीड़ा की आवाज़ को मैं सदन में उठाऊं और क्षेत्र के कुछ कर सकूं। अपने जीवन के जो 5-7 साल हमारे बच्चे सेवानिवृत्ति के बाद उनको जन सेवा में लगाऊं। इस मुद्दों के सामने लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जनता का प्यार मिल रहा है। मुझे भरोसा है कि ईश्वर हम पे न्याय करेगा और निश्चित रूप से लोग इसको समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।